हेलो स्टूडेंट्स, मॉड्यूल फर्स्ट आपको कैसा लगा? देखिए, एक टीचर के लिए उसको उत्साह देने के लिए जब तक आप लोग पहले मॉड्यूल में दिए गए पहले मॉड्यूल को समझाए गए मटेरियल को आप लोग समझ जाने के बाद उसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर एक शिक्षक का जो उत्साह है वो थोड़ा ठंडा हो सकता है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप अपने एक शिक्षक के उत्साह को बनाए रखने के लिए उसे लगातार शेयर भी करना है। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने 12th क्लासेस का केमिस्ट्री के सॉलिड चैप्टर का फर्स्ट मॉड्यूल जो स्टडी किया था उसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था बेटा? मैंने आपको यह बताया था कि ठोस क्या है, उनके गुण, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण, अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण और वो वर्गीकरण का आधार क्या है। जैसा आप जानते हैं कि अवयवी कण जो परमाणु अणु आयन हो सकते हैं वो अवयवी कण कौन से हैं? क्या उसमें अवयवी कण परमाणु हैं, क्या अवयवी कण अणु हैं या अवयवी कण आयन हैं? इस क्यों आधार बनाकर उसे 4 प्रकार से बांटा गया था। ठीक है ना, फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोगों ने स्टडी किया था। हर मॉड्यूल में मैं आपको 1-1.5 मिनट के लिए आपको यह बताऊंगा कि भाई पिछले मॉड्यूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जब तक आप फर्स्ट मॉड्यूल को सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे, डीपली स्टडी नहीं करेंगे और नोट्स जो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं उनको स्टडी नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर अगले मॉड्यूल में थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो मेरा आपसे कहना है कि आप फर्स्ट मॉड्यूल को बहुत बढ़िया तरीके से देखें, समझें, कई बार उसे देखें और फिर जो नोट्स प्रोवाइड कराए गए बेटा उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। आपकी प्रॉब्लम के लिए हम लोग संडे डाउट सेशन स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री मैं हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब भी प्रॉब्लम होगी मैं हूं ना। अब बात आती है कि हम लोगों ने जहां लास्ट स्टॉप किया था वो था कांच एक अति शीतित द्रव क्यों है। तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, कांच अति शीतित द्रव क्यों माना जाता है। तो ये रहा हमारा कि कांच अति शीतित द्रव क्यों है। अति शीतित द्रव, ठीक। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी सर कांच तो ठोस होता है, फिर ये अति शीतित द्रव, द्रव शब्द का इस्तेमाल क्यों किया सर आपने, या ये द्रव क्यों है अति शीतित? इसे आप लोग बेटा ऐसे समझे कि जब किसी द्रव पदार्थ को बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाए, अति शीतित, वेरी कूल्ड, सुपर कूल्ड, तो आप क्या देखते हैं उसके अंदर? उसके अवयवी कणों की गतिशीलता होती है लेकिन बहुत सूक्ष्म होती है। होता है कि नहीं? किसी द्रव को बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाए, जैसे एग्जांपल देता हूं बेटा, चाशनी बनाई गई और उसे बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया गया है, बहुत ठंडा कर दिया गया तो आप देखेंगे कि वो एक प्रकार से इतनी गाढ़ी हो चुकी है कि उसको जमीन पर डालेंगे तो बहुत धीमी गति से रेंगेगी। राइट, चलिए इस बात पर हम आगे बढ़ते हैं। तो कांच को ऐसा क्यों माना गया, इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान के चलिए बेटा, पुराने दरवाजों, पुरानी जो इमारतें हुआ करती ना, उनके दरवाजे एवं खिड़कियों में जो कांच हुआ करता था, मैं आपको ऐसे समझाऊं। मान के चलिए उनके दरवाजों खिड़कियों में कांच लगा हुआ है, ये पैनल लगा हुआ है बेटा, ठीक। अब इस पैनल का निचला हिस्सा कई वर्षों के बाद, हम आज लगाए और कल देखें, 1 महीने बाद देखें, 4 महीने बाद देखें, साल बाद देखें, नजर नहीं आएगा। कई वर्षों के बाद निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से की तुलना में कुछ मोटा हो जाता है। अब समझना, देखना, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बेटा जिसमें कांच लगाया गया तो कोई डिजाइन लगाया गया, वो तो फ्लैट रखा गया था। निचला हिस्सा मोटा हो गया कई वर्षों के बाद और ऊपरी हिस्सा पतला हो गया। यानी हम पुरानी एंशिएंट टाइम की बिल्डिंग्स को अगर हम देखते हैं तो हमको ऐसा नजर आएगा। अब बात है कि ऐसा क्यों? तो आप देखते हो कि मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कई वर्षों के बाद। अब कई वर्षों का मतलब सर्दी आई, गर्मी आई, टेम्परेचर बढ़ा बेटा। तो ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ उस कांच के जो अवयवी कण होते हैं गति तो हमेशा करते हैं, लेकिन गर्मियों में थोड़ी गति बढ़ गई, बहुत सूक्ष्म गति से गति करते हैं। अब गति क्यों करते हैं? वो गति करेंगे तो कहां जाएंगे बेटा? वो जाएंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर। अब गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा बेटा? फिर मान के चलो अगले वर्ष टेम्परेचर बदलाव हुआ, सर्दी आई, फिर क्या होने लगा? फिर वही स्थिति आई गर्मी में। तो लगातार कई वर्षों के बाद भले ही वो सूक्ष्म गति से गतिशील है तो नीचे की तरफ उन कणों का गमन हो रहा है, जिसके कारण निचला हिस्सा क्या हो गया बेटा?
मोटा हो गया, और ऊपरी हिस्सा, क्योंकि कोई चीज तो खिसकी होगी ना, ऐसा तो नहीं होगा कि बाहर से कोई चीज आ गई उसी की चीज खिसकी होगी, तो निचला हिस्सा हो गया मोटा और ऊपरी हिस्सा हो गया पतला। इसका मतलब हमारे क्या दिमाग में कि दरअसल कांचों में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बेटा, कांचों में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि बहुत ज्यादा ठंडा किया गया कोई द्रव, बहुत ज्यादा ठंडा किया गया द्रव के कण बहुत सूक्ष्म गति से गतिशील है। वैसा ही कुछ हमें किसमें दिखाई देता है? कांच में दिखाई देता है। समझ में आई बात? क्या बात समझ में आई? कांच अकृष्णीय ठोस है, इसके कणों की गतिशीलता बहुत सूक्ष्म गति से लगातार होती रहती है, और लगातार होती रहने के कारण यह ठीक अति शीतित द्रव जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, इसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया। पुरानी इमारतों के अंदर कांच का जो पैनल खिड़की एवं दरवाजों में लगा हुआ है, कई वर्षों के बाद बेटा उसका निचला हिस्सा मोटा और ऊपरी हिस्सा पतला दिखाई देता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कांच के अंदर द्रवों के समान, बहुत ठंडे किए गए द्रव के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। तो अब हम अपन इस बात से आगे बढ़ाने जा रहे हैं, अति शीतित द्रव होता है। इसके बाद आज का बेटा जो हमारा मॉड्यूल नंबर 2 में जो मटेरियल मैं बताने जा रहा हूं बहुत मजेदार भी है और बहुत समझने लायक चीज है। गौर से देखिएगा बेटा, इसकी हर चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके अंदर आप लोगों को आगे के मटेरियल की बेसिक बात समझ में आएगी, क्योंकि आज का मटेरियल अगर आपसे छूट रहा है, समझ में कम आ पा रहा है, तो मुझे बता देना बाद में। अगर मेरा तो अभी शुरुआत कर रही है, प्रयास कर ही रहा हूं मैं आप लोगों को समझाने का, और आएगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है, बस मेरे तरफ ध्यान रखिएगा। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस, ओके, एवं एकक कोष्ठका की बात करेंगे अपन। एकक कोष्ठका यानी बेटा यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल। नाउ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, ओके। नाउ तो ये क्रिस्टल लैटिस क्या है? सबसे पहले आप लोग ये समझ लो, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पर बताया था बेटा, कि जो अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्या क्या बताए थे मैंने आपको? किसी में बेटा वो परमाणु हो सकते हैं, किसी में वो अणु हो सकते हैं, तो किसी में वो आयन हो सकते हैं, जिसके आधार पर हमने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को कल हमने वर्गीकृत किया। ओके, चलिए, तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, इसे समझने के लिए मैंने बोर्ड पर बेटा इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बनाया। अब तो आपके दिमाग में आ गई, क्रमबद्ध व्यवस्था होगी किसी ठोस में उसके अवयवी कणों की, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। ये तो आप लोगों को फर्स्ट मॉड्यूल में समझ में आ गई बात। तो मैं वो क्रमबद्ध व्यवस्था बना रहा हूं। मान के चलिए मैंने उसके अवयवी कणों को गोलों के रूप में लिया, राइट? अवयवी कण, ओके, परमाणु अणु कुछ भी हो सकते हैं, प्रकारों पर डिपेंड करेगा। ये मैंने बनाया बेटा, ये एक गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला, ठीक। मान के चलो दूसरे प्रकार के कण या उसी प्रकार के कण यहां आए, वही कण मान के चलिए, जैसा मैंने आपको कल भी समझाया था, ठीक। इनको चाहो तो आप सॉलिड बना दो, ठोस के रूप में दिखा दो। अब मैं इसको भरूंगा तो समय काफी लगेगा। अब आप लोग इस बात को ये समझ लेना कि हाँ, सब ठोस के रूप में है। ये बेटा एक व्यवस्थीकरण है, एक क्रमबद्ध व्यवस्था है, इसलिए क्रिस्टलीय ठोस ही है, ठीक है ना। हम उसी के बारे में, अक्रिस्टलीय ठोसों की जानकारी अब इससे आगे कहीं पर नहीं दी गई है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में जानकारी करेंगे। तो आखिर ये कौन हुए बेटा? अवयवी कण। इन अवयवी कण का मतलब परमाणु, अणु, आयन, जिनको हम लोग जालक बिंदु भी नाम देंगे बेटा। क्या? लैटिस पॉइंट। ये क्या है? लैटिस पॉइंट है, ये जालक बिंदु है। ये सब अवयवी कण बोले तो जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट, ओके। अब इन अवयवी कणों को हमने त्रिविम में, अब त्रिविम का मतलब क्या हो गया बेटा? 3 डायमेंशन, 3D। 3D का मतलब क्या हो गया? कण, कण के आगे कण, पीछे कण, दाएं बाएं
ऊपर नीचे, 3D इसी को तो कहते हैं अपन, तीनों अक्षों पर, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, जेड पर, 3D में, 3 डायमेंशन में व्यवस्थित करते गए, नियमित पुनरावृत्ति करते गए, पुनरावृत्ति रिपीटेशन। देखिए ये इसके आगे भी होगा, पीछे भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, दाएं भी होगा, बाएं भी होगा। तो नियमित पुनरावृत्ति करने पर ये जो बनेगा, इस व्यवस्था को ही नाम देंगे क्या? क्रिस्टल जालक। समझ में आई बात? दोबारा समझिएगा। अवयवी कणों को, किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों को त्रिविम में 3 डायमेंशन, 3D, D फॉर डायमेंशन बेटा, त्रिविम में नियमित पुनरावृत्ति करने पर, नियमित पुनरावृत्ति, रेगुलर रिपीटेशन करना है आपको। पुनरावृत्ति करने पर, पुनरावृत्ति हो रही है बेटा, रिपीट होता जा रहा है। जैसे ये इस रूम में आए हैं तो ये इस रूम में आ गए, ये इस रूम में आ गए, ये पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो नियमित पुनरावृत्ति करने पर बनी इसी व्यवस्था को, राइट, बनी इसी व्यवस्था को क्या नाम देंगे हम लोग? क्रिस्टल जालक कहेंगे। ठीक। अब क्रिस्टल जालक के कौन कौन से गुण हुए बेटा? क्रिस्टल जालक के गुण, क्रिस्टल जालक के पॉइंटों में क्या क्या बात कह सकते हैं अपन? पहली बात कि क्रिस्टल जालक में जो प्रत्येक बिंदु, अब आपको दिमाग में आ गया, यानी अवयवी कण, बिंदु यानी अवयवी कण, अवयवी कण मतलब इनमें से कोई भी हो सकता था। ठीक। अवयवी कण क्या कहलाता है? जालक बिंदु कहलाता है, राइट। क्रिस्टल जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। और क्रिस्टल में ये जालक बिंदु जिस जगह होते हैं, जगह का मतलब समझ रहे हैं? कोई डिब्बा है बेटा, उस डिब्बे में हमने कोई चीज, एक गोला रख दिया, तो जिस जगह को उसने ओकोपाई किया, जिस जगह को ग्रहण किया, वो क्या कहलाएगा? उसका जालक स्थल। तो पहली बात, प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाएगा बेटा, प्रत्येक जालक बिंदु। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखूंगा मैं आपको? उन बिंदुओं को जो किसी क्रिस्टल जालक में जगह घेर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे बेटा? जालक स्थल कहलाएंगे, लेटिस साइट कहलाएंगे, जालक स्थल, लेटिस पॉइंट। ओके। और तीसरी बात क्या कह दूंगा मैं यहां पर बेटा? तीसरी बात ये कहूंगा कि अगर इन जालक बिंदुओं को एक दूसरे से रेखाओं के द्वारा मिला दिया जाए, मैं मिला रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने मिलाया, ये रेखाओं के द्वारा मैंने मिला दिया। ओके। इन रेखाओं के द्वारा इसको इससे मिलाया, क्योंकि मुझे त्रिविम में बनाना है। अभी त्रिविम नहीं हुआ, क्या करना पड़ेगा त्रिविम में लाने के लिए? एक एक्सिस हो गई, 2 हो गई, और ये तीसरी एक्सिस हो गई बेटा। ओके। इस तरह से, यस, देख रहे हैं आप क्या बन गया? एक तरीके से कुछ दिखा आपको? ये पूरा क्रिस्टल जालक है, और इस पूरे क्रिस्टल जालक में ये हुए बेटा अवयवी कण। अवयवी कण यानी ये, जिनको मैंने क्या नाम दिया है? जालक बिंदु। और ये जालक बिंदु जिन स्थानों पर होंगे वो क्या कहलाएंगे? जालक स्थल कहलाएंगे, लेटिस साइट कहलाएंगे, लेटिस पॉइंट, लेटिस साइट। ओके। अब इनको रेखाओं के द्वारा जोड़ दिया गया। रेखाओं के द्वारा जोड़े जाने पर आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो मैं माचिस जैसा दिख रहा है, ये तो मुझे घन जैसा दिख रहा है। अब माचिस और घन में बेसिकली अंतर होता है बेटा। घन और माचिस में क्या अंतर होता है, यही हमारी इस चैप्टर में आगे की कहानी है, इस मॉड्यूल के आगे की कहानी। ओके। अभी आप क्या देख रहे हैं? तीसरा पॉइंट क्या है? ऐसा करने से, रेखाओं को मिलाने से क्या बन गया बेटा? नियमित ज्यामिति या निश्चित ज्यामिति बन गई उसकी, निश्चित ज्यामिति निर्धारित हो जाती है, उसको निर्धारित होती है। ओके। जालक बिंदु क्या हुए? जालक स्थल क्या हुए? जालक बिंदुओं को रेखाओं के द्वारा मिलाने पर उस क्रिस्टल की बोलिए निश्चित ज्यामिति बन गई। ये देख रहे हैं कि नहीं आप? हालांकि क्रिस्टल तो भी है, उसमें से एक छोटा सा एक रूप बन गया। इसी छोटे से रूप को भी मैं नाम देने जा रहा हूं बेटा, क्या? यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका कहेंगे बेटा। ये अपने आप में ही पूरी एक इकाई है, संपूर्ण इकाई है, राइट। अब देखिए, इसी तरह मैंने और आगे अगर मैं बढ़ा दूं, इसको इससे मिलाया बेटा मैंने, इसको इससे मिलाया मैंने, ठीक है, इसको इससे मिलाया मैंने, आपको दूसरी इकाई दिख गई? देखो, एक ये और एक ये, एक ये, एक ये, तो ये भी क्या बन गई? एक और यूनिट सेल बन गई।
अब यहाँ एक चित्र में एक बात समझने लायक है, जो मैं आपको आगे इसमें बहुत अच्छी तरह से समझेंगे अपन। ये जो आप पार्टिकल देख रहे हैं ना, ये पार्टिकल मतलब बेटा अवयवी कण, जालक बिंदु, ये कण बेटा इसके लिए भी गिन रहा है, इसमें भी अपना योगदान दे रहा है, यानी इस एकक कोष्ठका को भी बना रहा है, इसको भी बना रहा है, इधर वाली को बनाएगा, इधर वाली को बनाएगा, ऊपर वाली को भी बनाएगा, ऊपर वाली को भी बनाएगा, मतलब और अन्य एकक कोष्ठका में भी अपना योगदान दे रहा है, जिस योगदान को अपन आगे पढ़ने जाएंगे। तो ये एकक कोष्ठका, ये पूरा कौन? क्रिस्टल जालक। उस क्रिस्टल जालक की ये कौन, जो मैं आपको यहां पर इसको इतनी बात को अगर मैं डार्क कर दूं बेटा आपको, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये ओके, ये क्या बन गई? ये दिख रहा है ना आपको ब्लैक वाला जो मैंने किया है, ये बन गई बेटा एकक कोष्ठका। ऐसी एकक कोष्ठका इधर भी अगर मैं बनाता तो इसके बगल में भी एकक कोष्ठका बनती, इसके ऊपर बनाता तो एकक कोष्ठका बनती, इसके ऊपर बनाता तो एकक कोष्ठका बनती। ठीक, इसमें क्या होंगी कि सर इस तरह से तो इसमें बहुत सारी एकक कोष्ठका होंगी, बिल्कुल होंगी, असंख्य एकक कोष्ठकाएं होंगी बेटा। इस चैप्टर में जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि 6.023 गुणा 10 की घात 22, 6.023 गुणा 10 की घात 23 आवोगार्दो संख्या के बराबर, उससे कम ज्यादा इतने एकक कोष्ठकाएं उसके अंदर हो सकती हैं। अब बात आती है कि एकक कोष्ठका की परिभाषा क्या दोगे सर? इसकी तो परिभाषा हमने दी आपको। क्या परिभाषा दी थी बेटा मैंने? एक बार दोबारा समझिएगा कि अगर किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों को त्रिविम में नियमित पुनरावृत्ति करे तो प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाएगी? क्रिस्टल जालक कहलाएगी। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपको किसकी? एकक कोष्ठका की परिभाषा की। अब एकक कोष्ठका की परिभाषा क्या होगी बेटा? देखिए, समझने का बहुत आसान तरीके समझिए। ये पूरा तो हो गया बेटा कौन? क्रिस्टल जालक। इस क्रिस्टल जालक की ये कौन हुई बेटा? देखो, एक ये और एक ये है, ऐसी बहुत सारी हो सकती है, मैं आपको इतनी बार बता रहा हूं। रेड कलर वाले एरिया को कवर कीजिए बेटा, इस वाले को, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब आप देखेंगे कि इसके ये कण इस वाली एकक कोष्ठका को भी बना रहे हैं। ओके, तो किसी भी एक को देखें अपन तो हमें दिखाई देगा कि सर ये अपने आप में एक पूर्ण इकाई है, एक संपूर्ण इकाई है। तो किसी क्रिस्टल जालक की वह पूर्ण सूक्ष्मतम इकाई, पूर्ण सूक्ष्मतम इकाई जिसे त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति कर दें, त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति कर दें तो क्या बन जाएगा बेटा? क्रिस्टल जालक बन जाएगा। वह पूर्णतम सूक्ष्मतम इकाई, सबसे छोटी इकाई। बहुत आसान उदाहरण से मैं आप लोगों को बताता हूं। मान के चलिए आपको अपने घर को बनाने के लिए ब्रिक्स, ईंटें समझते हैं, ईंट, ठीक है, उन ईंटों को आपने एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, इधर ईंट, इधर ईंट, इधर ईंट, तो क्या बन जाती है बेटा? दीवार बन गई कि नहीं? दीवार में इधर भी ईंट होगी, इधर भी ईंट होगी, दाएं भी होगी, बाएं भी होगी, ऊपर भी होगी, नीचे भी होगी। अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूं कि बेटा पूरी दीवार, मान के चलिए दीवार, अगर ईंट आगे पीछे भी हो तो, राइट, समझ में आ रही बात? आगे पीछे भी हो तो पूरी दीवार को अगर मैं क्रिस्टल जालक कहूंगा तो ईंट क्या कहलाएगी बेटा? ईंट कहलाएगी कि नहीं? सबसे छोटी इकाई। तो ऐसी छोटी इकाई मतलब वो ईंट दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे व्यवस्थित करने पर पूरी दीवार यानी क्रिस्टल जालक बन गई। मान के चलो हम दीवार को ही क्रिस्टल जालक कह देते हैं, ठीक है, तो वो ईंट कहलाएगी हमारी एकक कोष्ठका। तो वो ईंट अपने आप में पूर्ण है क्या? अगर मैं उसके तमाम टुकड़े कर दूं तो वो ईंट कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी। तो ईंट वह सूक्ष्मतम इकाई, मतलब पूर्ण सूक्ष्मतम इकाई जिसे त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्या कहलाती है बेटा? एकक कोष्ठका कहलाती है, यूनिट सेल कहलाती है। जैसे ये यूनिट सेल हो गई, ये हो गई, इसी तरह से बेटा अगर मैं ये बनाऊं, देखिए आप समझने का, मैं आपको समझाने के तमाम उदाहरण दूंगा, प्रॉब्लम ही नहीं आनी, बस आप समझते रहिए, ठीक है। ये देखिए एक और एकक कोष्ठका बन गई। ऐसे अगर मैं नीचे जोड़ूं तो एकक कोष्ठका तमाम बन जाएगी। बोर्ड पर 1 2 3 ऐसे बहुत सारी असंख्य एकक कोष्ठकाओं का क्रिस्टल जालक है, और उस क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई को बेटा हम नाम देंगे क्या? एकक कोष्ठका नाम देंगे। ओके, ठीक है बेटा। तो मैंने आप लोगों को एकक कोष्ठका और क्रिस्टल जालक यानी त्रिविम जालक के बारे में बताया, त्रिविम जालक के पॉइंट के गुणों के बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एकक कोष्ठका के पैरामीटर, पैरामीटर समझते हैं आप लोग? पैरामीटर को एक व्यावहारिक रूप से बताता हूं। मान के चलिए बेटा आप जिस स्कूल के छात्र है उस स्कूल की यूनिफॉर्म क्या है, और ये जो छात्र बैठा है इसके स्कूल की यूनिफॉर्म क्या है? अलग अलग है कि नहीं?
तो आपके स्कूल की यूनिफॉर्म इसके यूनिफॉर्म से अलग है, आपके स्कूल का डिसिप्लिन अच्छा है, इसके स्कूल का डिसिप्लिन उतना अच्छा नहीं है, आपके स्कूल के टीचर बहुत अच्छे हैं, इसके टीचर हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से वो कहते हैं कि आपके स्कूल के अच्छे हैं। तो ये जो तुलना की जा रही है, पहचान अंतर किया जा रहा है, दरअसल ये पहचानने वाले मापदंडों को ही हम लोग एकक कोष्ठक के पैरामीटर कहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूं। बेटा बोर्ड जो आप एक एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, इस एग्जाम्पल में आखिर क्या क्या है। बोर्ड मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, ओके। तीन एग्जाम्पलों में ये देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये, बहुत आसान। ये दरअसल मैंने आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये आपके बगल में ही रखे होंगे। माचिस आपको 24 घंटे नजर आई जाएगी, ये आपके मार्कर पेन है, आपके टीचर के द्वारा दिखाई देने लगेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक क्यूब है, जो आप जानते हैं बच्चों के गेम कलर मिलाने का काम करता है एक तरीके से। ये देख लें, कोई भी घन जैसा कोई डिब्बा घर के अंदर रखा है वो देख लें। अब आपको मैं अगर ये कहूं बेटा कि ये इस तरह के डिब्बों को या इस तरह की माचिस को मैच बॉक्स को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे त्रिविम में, क्योंकि जब मैं आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कह देता हूं तो 3D हो जाएगी कि नहीं बेटा, 3 एक्सेस हो जाएंगी, XYZ हो जाएंगी कि नहीं। तो वो एक प्रकार की बहुत सारी माचिसों का एक क्रिस्टल जालक बन गया। और उस क्रिस्टल जालक की छोटी इकाई क्या कहलाएगी बेटा, ये माचिस। इससे छोटी इकाई तो नहीं होगी, क्योंकि हर इकाई की शकल और सूरत, सिंपल में बोल रहा हूं मैं आपको, हर एकक कोष्ठक की जो ज्यामिति होगी वो पूरे क्रिस्टल जालक का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे किसी स्कूल के छात्र की यूनिफॉर्म पूरे स्कूल का प्रतिनिधित्व करती है। हम कहेंगे यार इस स्कूल के छात्र की यूनिफॉर्म बहुत शानदार है, तो रिप्रेजेंटेशन हो गया कि नहीं। या ये ब्लू कलर की है या रेड कलर की है, तो ये रिप्रेजेंटेशन, जिससे उसकी पहचान होती है, आइडेंटिफाई होती है। अब देखिएगा, अगर मैं आपको इन तीनों में परिचय कराऊं तो आप सबसे पहले इसे देखिएगा। इसमें आपको क्या दिखाई देगा बेटा, देखिए ये वाली दूरी, ये दूरी, ये दूरी अगर मैं ऐसे रखता हूं तो बेटा ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई और ये गहराई हो गई। लेंथ, विड्थ, हाइट हो गई कि नहीं, ये 3 हो गई। किसी भी पॉइंट से देखा जा सकता है ऐसी 3। ये 3 अक्षों की बात कर दे तो ये 3 अक्ष हो जाएंगी, ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई हो गई और ये जेड हो गई, ओके। आखिर देखेंगे कि ये लंबाई और ये लंबाई, अच्छा इन लंबाइयों को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं अपन कोर लंबाई भी बोलते हैं अपन। कोर लंबाई, चूंकि ये अक्षों पर होती है इसलिए इसको अपन अक्ष लंबाई भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, ओके। ये इस तीनों लंबाइयों को देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सर ये तो समान है कि नहीं। अच्छा, इनको नाम देंगे, इस दूरी को यहां से यहां तक की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को, कोर लंबाइयों की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं A, B और C। तो मुझे बताइए इसके बारे में आप क्या कहने जाएंगे, क्या बोलोगे ना कि सर ये दूरी और ये दूरी तो बराबर है। अगर A बराबर B बराबर C है, तो अगर मैं आपको इस उदाहरण की बात करूं तो इसमें देखो बेटा, क्या इसमें ऐसा है क्या, देखिएगा ये आपके स्कूल में आपके शिक्षक लेते होंगे, ये बोर्ड मार्कर इंक का रेफर है उभार का। इस दूरी को देखिए, इस पॉइंट को आधार बनाकर ये दूरी देखो, ये दूरी देखो, ये दूरी, तो आप कहोगे ये दोनों तो सर समान है, देख रही है ना, ये दूरी और ये दूरी समान है। ये दूरी समान है क्या, नहीं, ये लंबाई इन दोनों के बराबर नहीं है, 2 बराबर है, 1 बराबर नहीं है। तो इसके अंदर उदाहरण ये बना बेटा, A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C, बना कि नहीं। अच्छा, इसको देखो एक और उदाहरण, बहुत शानदार बढ़िया एग्जांपल देखो, माचिस वाला उदाहरण। इस माचिस वाले उदाहरण में आपको क्या दिखाई देगा, ये देखो, इस पॉइंट से देखें या इस पॉइंट से देखें, यहां से देख लीजिए, ये दूरी देखो बेटा, ये नीचे की दूरी देखो और ये पीछे की दूरी देखो, पीछे की, ठीक है। या इस पॉइंट से कहें तो ये आगे की तरफ, ये आपके बाएं हाथ की तरफ और ये ऊपर की तरफ, होगा कि नहीं। तो क्या ये तीनों दूरियां समान है क्या, 1 2 3 है क्या, ध्यान से देखो, नहीं है, यस। इसका मतलब है इसमें A, B और C बराबर नहीं है।
अब मान के चलो ये मेरे पास 3 उदाहरण जो आपको आसानी से मैं बता सकता था वही है मेरे पास में। तो इन तीनों को अगर ये किसी की एकक, अगर ये तीनों में ये एक एकक कोष्ठ का है बेटा, किसी और क्रिस्टल की ये वाली एकक कोष्ठ का है, किसी की ये एकक कोष्ठ का है, ये तीनों की अगर अलग अलग एकक कोष्ठ का है, माचिस जैसी, इस बोर्ड मार्कर के इंक के रेफर जैसी, और ये ट्यूब जैसी, तो आपको कि सर ये तीनों अलग अलग है, इसका मतलब आप पहचान कर सकते हैं कि नहीं? तो दरअसल इन्हीं मापदंडों के आधार पर उस एकक कोष्ठका की पहचान की जा सकती है, उस एकक कोष्ठका के क्रिस्टल की पहचान की जा सकती है, जिसे अपन नाम देंगे क्या? उसे नाम दिया जाता है पैरामीटर। एकक कोष्ठका के बेटा पैरामीटर। तो ये 6 पैरामीटर होते हैं बेटा एकक कोष्ठका के पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब जिससे उसकी पहचान होगी, जैसे आपके स्कूल की पहचान आपके शिक्षक, आपके स्कूल की यूनिफॉर्म उनसे होती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही ये भी पैरामीटर कहलाएंगे। ओके, तो पैरामीटर में कौन कौन आ गए? कोर लंबाइयां आती हैं बेटा, जो ABC होंगी, ABC कोर लंबाइयां। अच्छा, इनके बीच का कोण, जैसे यहां से यहां तक का कोण बेटा बंद कोण, यहां से यहां तक का बंद कोण, यहां से यहां तक का बंद कोण, जिनको अपन अल्फा बीटा गामा से प्रदर्शित करेंगे, यानी अल्फा बीटा गामा, इससे प्रदर्शित करेंगे। ये 6 पैरामीटरों को क्या बोला जाएगा? एकक कोष्ठका के पैरामीटर बोला जाएगा। समझ में आई बात बेटा? हाँ, अब ये अल्फा बीटा गामा ABC कहां पर प्रदर्शित करेंगे? मैंने बेटा एक एकक कोष्ठका बनाई है, ठीक है, थोड़े छोटे साइज की मैं बना रहा हूं, आप उसे देखने और समझने का प्रयास करिएगा उसे। ये मान के चलो एक एकक कोष्ठका है, एकक कोष्ठका संपूर्ण एक पूर्ण इकाई अपने आप में पूरे क्रिस्टल जालक का प्रतिनिधित्व करती है। उसमें इस पॉइंट को जहां पर तीनों अच्छे मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम O बिंदु भी कह सकते हैं, मूल बिंदु। ओके, अब आप देखिए, अब जैसे मैं खड़ा हूं उस स्थिति को देखिए, मेरा ये कौन? बायां हाथ होगा कि नहीं? मेरा ये लेफ्ट हैंड, बायां, राइट। इससे मैं समझाऊंगा आपको। इसको अगर मैंने एक्स अक्ष कहा बेटा, एक्स अक्ष, इसको मैंने वाई अक्ष कहा, और इसको बेटा ऊपर वाली को मैंने नाम दिया कौन सी अक्ष? जेड अक्ष नाम दिया। ये तो हो गई अक्ष। हमको क्या देखना है? इन अक्षों पर कौन सी वाली अक्षों की कोर लंबाइयों के नाम क्या क्या आते हैं, और अक्षों के मध्य का जो बंद कोण बनता है जिसको अपन बोलते हैं अंतर अक्षीय कोण, इंटर एक्सियल बॉन्ड एंगल, अंतर अक्षीय कोण, कोण अल्फा बीटा गामा। बेटा बहुत आसान है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका। क्या है बेटा? देखिए, इस एकक कोष्ठ का अगर मैं जैसे खड़ा हूं उस तरह से अगर आप देख रहे हैं, तो ये क्या रहा मेरा? बाएं, बाएं, बाएं मतलब बी। क्या? बाएं मतलब बी, यस। ये अक्ष, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी बेटा? उसको अपन किससे इंडिकेट करेंगे? बी से। इस पॉइंट से ये, इस पॉइंट से ये आगे, आगे मतलब ए होगी कि नहीं बात? बाएं बी, आगे ए, आगे ए हो गया। यहां से यहां तक की ये दूरी, ये वाली दूरी बेटा, ठीक है ना, इस अक्ष पर ये ए हो गया, हो गया। अब ये क्या? मैं यहां, ये बायां, ये आगे, और ये क्या? सिर, मेरा सिर ऊपर, सिर, सी, वेरी गुड, राइट। इसको कह देंगे अपन दूरी कौन सी बेटा? सी। होगी कि नहीं याद? मैं यहां खड़ा हूं, बायां बी, सिर सी, आगे ए, होगी कि नहीं? तीनों, थोड़ा बहुत डांस भी हो गया। बी आप लोग भी करके देख सकते हो, बी करो, बी ए सी, बी ए सी, हो गया कि नहीं? ओके, चलो, ये तो हो गई बेटा अक्षों को पहचानना। अब देखिए अंतरिक्षी कोण कौन से होंगे बेटा? अंतरिक्षी कोणों में क्या होगा? बी और सी के बीच के अंतरिक्षी कोण को कहेंगे बेटा हम लोग अल्फा। ठीक है, आप इस बात को ऐसा समझ सकते हो। देखिए यहां से स्टार्ट कर दिया एबीसी, किसी भी तरीके से आप ट्रिक समझ सकते हो। वो ट्रिक्स तो मेरी बहुत काम। बी ए सी, बहुत बढ़िया, ये हो गया अल्फा। अब आप इसको एंटी बॉन्डिंग घुमा दो, उल्टा घुमा दो, ये अल्फा, ये बेटा बीटा, और ये माना जाता है क्या? गामा। ये कौन क्या होगा? बिटवीन बी एंड सी अल्फा, बिटवीन ए एंड सी क्या होगा? बीटा, और बिटवीन ए और बी क्या होगा बेटा? गामा। समझ में आ गई? एकक कोष्ठका के ये कौन हुए? पैरामीटर। अब बताइए क्या किसी में ये एक, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, तीनों अलग अलग है कि नहीं?
तो ये तीन अलग अलग प्रकार के क्रिस्टलों की एकक कोष्ठकाओं के पैरामीटर होंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, तो जिन तीन एग्जाम्पलों को बेटा मैंने अभी आपको बताया था, उन तीन एग्जाम्पलों को मैं आपके सामने दोबारा लाना चाह रहा हूं, ठीक है। और दोबारा लाने पर मैं उनमें से एक एक करके आपको बताऊंगा, जैसे ये, ठीक है। इसमें आप देखिए, बताइए इस अक्ष का, इस अक्ष का, इस अक्ष का, ठीक है ना, ये हो गई ना अक्ष लंबाई हमारी। ये वाला कोण कितने का होगा? कोण यहां से यहां तक का 90 डिग्री, वेरी गुड। ये कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। ये कितना होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाली हमारी ए थी, ओके। इस ए में ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी बराबर थी, राइट। अंतरिक्षी कोण बताओ बेटा। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का हुआ कि नहीं? इसका मतलब है इस तरह का हमें जब भी कोई दिखाई देगा, हम उस क्रिस्टल का एक नाम देंगे। पैरामीटर का मतलब उसका एक नाम देना। जैसे आपके स्कूल की यूनिफॉर्म की वजह से आपके स्कूल का नाम दिया जा सकता है कि नहीं, कि आप इस स्कूल में पढ़ रहे हो, मोदी स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है। आपकी यूनिफॉर्म के हिसाब से बात करेंगे कि नहीं हम लोग? ठीक उसी प्रकार से अगर ऐसा अगर है तो इसको नाम दिया जाएगा बेटा क्या? घनीय समुदाय। क्या नाम देंगे? घनीय कहेंगे बेटा, क्यूबिक, राइट। क्यूबिक, क्यूब होता है कि नहीं, क्यूब, घन। ए बराबर बी बराबर सी, ओके। तो ये घनी कहेंगे अपन इसे, घनी के। इसका मतलब अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन कहा, मान के चलो कि बताइए घनी समुदाय के पैरामीटर क्या हुए, तो आपका जवाब क्या बन गया? आता है, अपने बोर्ड में आता है एग्जाम ये, ठीक है। तो घनी समुदाय के पैरामीटर क्या हो गए? तो आप कहोगे कोर लंबाइयां समान होती है, अर्थात ए बराबर बी बराबर सी होती है, और तीनों बंद कोण अल्फा बीटा गामा बराबर कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। अब आते हैं बेटा ये बी केसेस। बताइए बी केसेस कौन सा था? कौन सा था? बी केसेस ये था। इस केसेस में क्या था बेटा? ये दूरी बराबर है। देखो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों बराबर है ना, और ये दूरी बराबर नहीं है, यानी ये वाला केसेस आ गया, नंबर 2 वाला केसेस आ गया। अब इसके कोण की बात करें, इसमें क्या दिखाई दे? दो दूरी बराबर, ये बराबर नहीं है, तो ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी, ओके। लेकिन कोण की बात करें, यहां से यहां तक का कोण कितने का बनेगा बेटा? 90 डिग्री का। ये भी कितना बनेगा? 90 का। ये भी कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। 90 90, ये देखो बिल्कुल, ये देखिए 90 डिग्री। ये कितना सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक का कोण 90 डिग्री का, ये भी 90 90। तो इसके अंदर भी, अच्छा इसके अंदर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री है, यानी कोर लंबाइयों में डिफरेंस है। और अंतरिक्षी कोण बिल्कुल ठीक घनी समुदाय जैसे, लेकिन अंतर तो है। क्या ऐसा ही बिल्कुल है क्या? नहीं, एक अंतर है। क्या अंतर है? कोर लंबाइयों में अंतर। ए बराबर बी है, पर बी बराबर नॉट, बी बराबर सी नहीं है। इसका मतलब क्या निकला? क्या मैं इस स्थिति के पैरामीटर की कोशिका को ये नाम दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकता। घनी नाम नहीं दूंगा, दूसरा कोई नाम दूंगा। वो नाम क्या है बेटा इसका? द्विसमलंबाच। नाम से पता चल रहा है, द्विसमलंबाच। अक्ष की लंबाइयां दो समान है, द्विसमलंबाच। द्विसमलंबाच, इसका एक नाम और होता है बेटा क्या? चतुष्कोणी भी कहते हैं अपन इसको, चतुष्कोणी नाम भी देते हैं अपन, ठीक है। तो ये चतुष्कोणीय समुदाय, समुदाय में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारी एकक कोष्ठकाएं जब उस क्रिस्टल के अंदर होती हैं, और वो एक ही प्रकार की एकक कोष्ठकाएं हो, और उनमें ये वाले पैरामीटर हो, तो वो समुदाय कहलाएगा ये वाले पैरामीटर हो तो ये समुदाय कहलाएगा ये। अब मैं बात कर रहा हूं ए बराबर बी बराबर सी नहीं है, यानी हमारे लिए माचिस वाला एग्जाम्पल बेटा। माचिस वाले एग्जाम्पल में क्या दिखाई दे रहा था आप लोगों को? माचिस वाले एग्जाम्पल में देखिए बेटा, ये दूरी और ये दूरी क्या बराबर है क्या? तीनों, देखो ध्यान से, मेरी उंगली से ही पता चल जाएगा। ये क्या है? ये कि सर तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसका मतलब ये अलग अलग प्रकार की एकक कोष्ठका का समुदाय आ जाएगा इसके अंतर्गत। लेकिन हाँ, इसमें एक बात तो वही है जो उसमें उनमें थी, ये वाला अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये कैसा है बेटा? ये तीनों इसमें 90 डिग्री के होंगे कि नहीं? देखो यहां से यहां तक के बीच का कोण 90 डिग्री का, ये 90, ये 90। अपने घर पर माचिस को लेकर आज आपको देखना है, देखोगे ना? तो अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब ये तीनों इसके अंदर समान है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। तो अगर आपके बोर्ड में, तो ये एक नया नाम दिया जा सकता है तीनों। अब नाम का तरीका देखिए, तीनों अक्षों की लंबाइयां समान नहीं है, इसको नाम दे देते हैं अपन क्या?
विषम लंबाच। वेरी गुड। अगर मैं आपसे ये एग्जांपल पूछूं बेटा कि बताइए विषम लंबाच का एग्जांपल कौन है, तो आप लिख सकते हो बेटा माचिस कह सकते हो। बाकी और उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन माचिस कह सकते हो। माचिस किस समुदाय का किस समुदाय में आता है बेटा, तो आपका जवाब होगा विषम लंबाच होगा। एक अगर मैं कहता हूं माचिस जिस समुदाय की एकक कोष्ठ का मान ली जाए तो उसके पैरामीटर कौन होंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात रही बेटा हमारी किसकी, कि भाई एकक कोष्ठ का के पैरामीटर क्या होते हैं। उम्मीद है पैरामीटर वाली बात समझ में आ गई होगी। 6 पैरामीटर, अंतरअक्षीय लंबाइयां यानी कोर लंबाई या अक्ष लंबाई कह सकते हैं अपन, इनको इस तरह से अपन किस अक्ष पर मानेंगे अपन, अल्फा बीटा गामा इस तरह से अपन कहेंगे। और प्रत्येक एकक कोष्ठ का की अपनी एक पहचान है, आइडेंटिटी है। जैसे मेरी पहचान अपनी अलग हो गई, किसी और केमिस्ट्री के टीचर की अपनी अलग पहचान हो गई, दोनों के पढ़ाने का तरीका अलग हो गया, हो सकता है दूसरे का मुझसे अच्छा हो या मेरा उससे अच्छा हो, तो ये मेरी अपनी आइडेंटिटी हो गई। तो मेरी पहचान ही मेरा पैरामीटर है। एकक कोष्ठ का की अपनी पहचान के ये पैरामीटर कहलाते हैं। अब इन पैरामीटर के आधार पर जितने भी क्रिस्टल प्रकृति में पाए जाते हैं उनको 7 समुदायों में बांटा गया। बेटा मैंने आपको अभी क्या बताया था, एकक कोष्ठ का के पैरामीटर ए बी सी अल्फा बीटा गामा, और ये क्रिस्टलों के अंदर ये पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे 3 अलग अलग प्रकार के एकक कोष्ठकाओं के पैरामीटर आपने देखे थे और उनसे उनके ये नाम बने। अब इनकी संख्या बेटा कितनी है, क्रिस्टल समुदाय कितने होते हैं, 7। किस आधार पर, किसी क्रिस्टल की एकक कोष्ठकाओं के पैरामीटर अर्थात कोर लंबाई यानी अक्ष लंबाई और अंतरअक्षीय कोणों के आधार पर संपूर्ण क्रिस्टलों को 7 समुदायों में बांटा गया है। 7 समुदाय में बांटा गया, जिनको अपन क्रिस्टल समुदाय सम्मिलित रूप से कहेंगे या क्रिस्टल हैबिट भी कहते हैं। एक बेटा देखो 3 तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिए थे, घनी समुदाय, द्विसमलंबाच या चतुष्कोणीय और विषम लंबाच। ओके, इसके बाद चौथे की बात अगर मैं करूं, 4th अगर मैं बात करूं, तो चौथा होगा हमारा त्रिसमनताच। त्रिसमनताच अगला नाम। अब की बार मैंने नाम पहले बता रहा हूं, उधर में बाद में लिख दूंगा। इसके अंदर क्या होगा बेटा, 5वां कौन सा होगा हमारा, 4 5, 5वां है षटकोणीय बेटा, षटकोणीय, हेक्सागोनल कहते हैं बेटा इसको हम लोग, षटकोणीय। 6वां कौन सा है हमारे नामों में, 6वां, और ये लास्ट है हमारा 7वां। ठीक है, षटकोणी के बाद है ये एकनताच, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोनोक्लिनिक, एकनताच, और लास्ट है त्रिनताच। त्रिनताच। अब आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि क्रिस्टल समुदाय का क्या अर्थ हो गया, किसी क्रिस्टल में उपस्थित, अच्छा एक क्रिस्टल है तो उसमें सारी एकक कोष्ठकाएं एक जैसी मिलेंगी, राइट, एक जैसी मिलेंगी, तो वो मिलने में भी हर एकक कोष्ठका का पैरामीटर क्या है, एक जैसा तो है लेकिन है क्या, यानी ए बी सी और अल्फा बीटा गामा क्या है। तो इस आधार पर संपूर्ण क्रिस्टलों को 7 समुदाय में बांटा गया। उन 7 के नाम कौन कौन है बेटा, घनीय, क्यूबिक कह रहे हैं इंग्लिश में, द्विसमलंबाच चतुष्कोणीय, विषम लंबाच, ओके, त्रिसमनताच, षटकोणीय, एकनताच, त्रिनताच। अब आपके दिमाग में यह बात आएगी कि सर ये तो चलो ठीक है, इसको अगर मैं एक तालिका का रूप अगर दे दूं बेटा, वो तालिका के रूप में ये क्या हो गया बेटा, वेरी गुड, समुदाय। ये क्या हो गया, अक्ष लंबाई, एक्सिस लेंथ। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया अक्ष लंबाई, अंतरअक्षीय कोण, ओके, इंटर एक्सियल एंगल, अंतरअक्षीय कोण, ओके। तो एक तालिका बन गई। 3 तो पहले ही लिखे थे, मैंने उसी का इस्तेमाल कर दिया, देखा मेरे दिमाग का काम, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी से अपन ने ले लिया। 4 5 6 7 घनीय, द्विसमलंबाच यानी चतुष्कोणीय, विषमलंबाच, त्रिसमनताच, षटकोणीय, एकनताच और त्रिनताच। हिंदी के नाम है, इंग्लिश के नामों में अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग इसको कहते हैं सीटोर, HMT। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को अपन इंग्लिश नाम देकर बेटा उसको ट्रिक से बताते हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्साक्लिनिक,
हेक्सागोनल सॉरी, और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ओके, इस तरह से ये इनके शॉर्ट फॉर्म है, नामों के तौर पर ट्रिक्स बेसिस से वो याद कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ट्रिक्स भी है और आसान भी है। देखिए, तीनों बराबर, अगर आपने ऐसे लिखा है तो सातों को तीनों बराबर, एक काट दो, दोनों कट गई। अब इसमें देखो, फिर वही रिपीट कर दो बेटा, क्योंकि त्रिसमन्ताच है, यानी ए बराबर बी बराबर सी हो गया कि नहीं। तीन में तीनों बराबर, इसमें तीनों बराबर थी, एक बराबर नहीं है, ये बात दोनों बराबर, ये तीनों ही बराबर हमारे लिए नहीं हो पाई, एक कम, ठीक है ना, कम से मतलब बराबर नहीं है, ये तीनों कट गई, इसमें तीनों बराबर। अब इसमें क्या करो, वही बात, ए काट दो, वेरी गुड, ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी, इसमें क्या करो, वही रिपीट कर दो, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू, हो गया कि नहीं आसान, क्रॉस कर दो। इसका रिपीटेशन चौथे नंबर पर हो गया, दो का रिपीटेशन पांचवें नंबर पर हो गया, तीन का रिपीटेशन 6 नंबर पर हो गया, और सातवां लास्ट त्रिनताच, ट्राइक्लिनिक इंग्लिश में कहते हैं जिसे। इसमें बेटा, इसमें थोड़ा याद रखें, ये भी बराबर नहीं होती। और उधर की बात करें तो बेटा, उधर तीन तो हमारे लिए अंतरिक्ष कोण तो सेम हो गए, अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। अब इसके बाद सबसे ये जो चार बचे, उनका एक थोड़ा सा ट्रिक्स बेसिस अपन अगर आपको मैं बता दूं तो याद करने के लिए ट्रिक्स बेसिस क्या हो जाएगा, देखिएगा। ट्रिक्स बेसिस क्या हो गया, यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री, ओके, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री, ओके। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, त्रिसमन्ताच के बारे में। तो एक मैंने अपना गाना बनाया मुझे याद रखने के लिए, और मेरे पिछले कई सालों से छात्रों को मैं याद कर रहा हूं, वो कहते सर मजा आ गया, सर बिल्कुल याद हो गया। क्या मजा आ गया, देखिए, गामा नो 90, गामा 120, बीटा नो 90, वेरी गुड। अब कहोगे सर ये क्या आपत है सर, गामा नो 90, गामा 120, बीटा नो 90, नो नो नो। अब देखिए, इसी बात को लगाते हैं अपन इधर, क्या लगाया हमने, गामा नो 90, गामा नो 90, गामा 90 का नहीं है, इसका मतलब अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर नहीं है 90 के। अल्फा बीटा 90 होंगे लेकिन गामा 90 का नहीं है, ओके। गामा 120, ये बात बेटा त्रिसमन्ताच के लिए हो गई। गामा 120, अब देखिए आपको थोड़ा याद रखना पड़ा, इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर तो 90 डिग्री है, लेकिन गामा 90 डिग्री का नहीं है, सॉरी, गामा कितने का होगा फिर, 120, गामा 120 डिग्री का होगा, ठीक है। बीटा नो 90, बीटा नो 90 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, छठवें पर आ गए हम लोग। आप कहोगे सातवें का क्या होगा, बहुत आसान है सातवें के लिए। तो इसमें क्या है बेटा, बीटा नो 90, ऊपर के 3 छोड़ने के बाद इन तीनों की ट्रिक्स, इसके बाद की ट्रिक्स क्या होगी बेटा, बीटा नो 90, बीटा नो 90 यानी अल्फा बराबर गामा बराबर तो होगा 90 डिग्री का, लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसको कहते हैं नो 90 डिग्री, ओके। और लास्ट वाला त्रिनताच, नताच नहीं है, अच्छ बराबर 90 डिग्री नहीं है भैया, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, हुई कि नहीं बात, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका सेंस क्या निकाला बेटा हम लोगों ने, बराबर नहीं है। कितनी बढ़िया ट्रिक्स हो गई, फिर दोबारा देखिएगा बेटा, इतनी बढ़िया ट्रिक्स की बिल्कुल मिनटों में याद होगा आप जब पूरी अपनी कॉपी बनाएंगे। ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, बराबर आ गई, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अब बताओ, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, बताइए वो कौन सा समुदाय है जिसमें अक्ष लंबाइयां और अंतरिक्ष कोण बराबर नहीं है, तो आपका जवाब क्या बनेगा, त्रिनताच। बराबर नहीं है, ना तो अक्ष लंबाइयां बराबर है ना अक्ष कोण बराबर है, हुआ कि नहीं बात। अगर मैं ये पूछी आपसे कि बताइए वो कौन सा समुदाय है जिसे हम लोग अत्यधिक सममित समुदाय कहेंगे, ध्यान रखना, अत्यधिक सममित, अधिक सममित, समानता है, हर चीज में समानता है, ये वाला है, क्योंकि इसमें कोण लंबाइयां भी बराबर है और अंतरिक्ष कोण भी बराबर है, ठीक। अब इनके एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो इधर एग्जाम्पल अपन नोट कर सकते हैं, जैसे यहां NaCl एक एग्जाम्पल आ गया बेटा, इसके अलावा यहां पर तांबा भी लिख सकते हैं आप, कॉपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण में हमारा SnO2 और TiO2 आ गया बेटा, CuSO4.5H2O,
इसका मतलब ये सारे एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिख रखे, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हो घनी समुदाय में हमारे लिए नमक NaCl हो गया, जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, ZnS को बेटा जिंक ब्लेंड कहते हैं, तांबा कॉपर, ओके। द्विसमलंबाच यानी चतुष्कोणी में एग्जाम्पल होता है SnO2, TiO2, श्वेत टिन। दरअसल टिन के अपर रूप होते हैं, टिन यानी SN के अपर रूप होते हैं, उनमें ये कौन सा वाला हो गया बेटा, श्वेत टिन, व्हाइट टिन। विषम लंबाच गंधक, गंधक के अपर रूप होते हैं बेटा, बहुत सारे अपर रूप आप 12th क्लास में P ब्लॉक में स्टडी करेंगे ये अपन, जैसे एकनताज गंधक, विषम लंबाच गंधक, इसके अलावा दूधिया गंधक, औषधि वाला गंधक, बहुत सारे गंधक में आते हैं। तो ये विषम, बहुत आसान है, देखिए विषम लंबाच का उदाहरण विषम लंबाच गंधक। और ये माचिस, बहुत बढ़िया उदाहरण, KNO3, BSO4, ये कैल्साइट, विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं जिसका सूत्र तो वही होगा CaCO3, लेकिन कैल्साइट नाम में होगा। HGS हो गया बेटा। यहां जो षटकोणी, आपको मालूम हो ग्रेफाइट की संरचना 11वीं क्लास में हमने पढ़ी थी, षटकोणी होती है, हेक्सागोनल होती है, ठीक। तो ग्रेफाइट, CDS, ZNO। इसके बाद एकनताच में आपका देखिए वही आ गया, गंधक, गंधक, ये विषम लंबाच गंधक हो गया। एकनताच तो एकनताच गंधक हो गया। Na2SO4.10H2O, जल के 10 अणु क्रिस्टलीय रूप में जुड़े रहते हैं। त्रिनताच, ट्राइक्लिनिक में क्या है, H3BO3, बोरिक अम्ल हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। और नीला थोथा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CuSO4.5H2O। तो बहुत आसान शब्दों में हम लोगों ने 7 समुदायों के नाम, अंतरक्षी लंबाइयां, अंतरक्षी कोण और उनके उदाहरणों के बारे में। हमारे बोर्ड में अक्ष लंबाई देकर समुदाय के बारे में पूछा जा सकता है, समुदाय देकर उसके पैरामीटर पूछे जा सकते हैं, उदाहरण देकर समुदाय पूछा जा सकता है, एकक कोष्ठका के प्रकार, ठीक है। ये बेटा 7 समुदाय थे जिनकी हमने एकक कोष्ठका के पैरामीटर देखे। पैरामीटर मतलब वो अक्ष लंबाइयां और अंतरक्षी कोणों के बारे में देखा और उदाहरणों के बारे में देखा। अब हमारे लिए जो इस मॉड्यूल में मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हुआ मटेरियल क्या है हमारे लिए, एकक कोष्ठका के प्रकार, ठीक है। और इन 7 समुदायों में कौन सी वाली एकक कोष्ठकाएं पाई जाती हैं और इस आधार पर कौन सी प्रकार की एकक कोष्ठका। तो पहले तो एकक कोष्ठका के प्रकार देख लें। चलिए, एकक कोष्ठका को बेटा 2 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सी, सरल एकक कोष्ठका, सिंपल यूनिट सेल बेटा, एकक कोष्ठका, सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव भी कहते हैं अपन, सिंपल कहना, या ये तो यूनिट सेल है ये बेटा, और या प्रिमिटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ओके। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ही बात है। और दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठका बेटा, केंद्रित एकक कोष्ठका। अब देखिए, सरल एकक कोष्ठका में तो अवयवी कण केवल कोनों पर होंगे, कोने समझते हैं आप लोग, कॉर्नर पर होंगे। मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल बनाऊं, वो एग्जांपल बेटा ये है, ये एक एकक कोष्ठका मैंने ये बनाई, और अगर उस एकक कोष्ठका के सिर्फ अवयवी कण जिनको आप जालक बिंदु कहते हैं कहां पर हो, कोनों पर हो। कोने कितने हुए बेटा, 8। अगर ये केवल कोनों पर मौजूद हैं, केवल कोनों पर, राइट, ये ध्यान रखना, केवल ओनली एट कॉर्नर, केवल कोनों पर स्थित, ठीक है। कोने कितने हैं, 8, 8 कोनों पर मौजूद हैं, तो वो कहलाइए हमारे लिए सरल एकक कोष्ठका। तो ये सरल वाले में आ गई बेटा, ठीक है। सरल एकक कोष्ठका आसान होगा बेटा, एक अवयवी कण कहां पर मौजूद हो, केवल कोनों पर मौजूद होंगे, तो वो क्या बनाएगी, सरल एकक कोष्ठका कहलाएगी, ठीक है। अगर कोनों के साथ साथ, कोनों पर तो हो ही, कोनों के साथ साथ उस एकक कोष्ठका के अंदर भी स्थित हो। अब अंदर कहां हो सकता है, बिल्कुल सीधे बॉडी में, फलक पर हो सकते हैं, कोरों पर हो सकते हैं, या 2 विपरीत फलकों पर हो सकते हैं बेटा। तो इस आधार पर केंद्रित एकक कोष्ठका के फिर आगे 3 प्रकार बनाए गए। तो जब 3 प्रकार बने तो टोटल एकक कोष्ठका कितने प्रकार की हुई बेटा, 4। 1 सरल हो गई, और 3 जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, इसमें कौन कौन सी आ गई बेटा, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका, अंतः केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड, ओके। दूसरी है बेटा फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड,
बॉडी सेंटर्ड ये हो गई बेटा, और ये हो गई फेस सेंटर्ड, फलक केंद्रित, फलक फेस सेंटर्ड, ठीक है, शॉर्टकट में मैंने सेंटर्ड को यूं लिख रखा है। और तीसरी हो गई बेटा अंत्य केंद्रित एककोष्ठ का, अंत्य, अंत्य आदरना आदत्ता और या अंत्य केंद्रित एककोष्ठ का, बॉडी एंड सेंटर्ड, एंड, एंड मतलब सिरा, ठीक है ना, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट कितनी होगी बेटा, तो केंद्रित एककोष्ठ का को, जिसका मतलब है अवयवी कण कोनों पर तो होंगे ही, केंद्र केंद्र केंद्र, केंद्र में भी होंगे। अब वो केंद्र कौन कौन सा हो सकता है, देखिए बॉडी सेंटर में कहां पर होगा बेटा, बॉडी सेंटर में अवयवी कण कोने के अलावा उसके केंद्र में रखा होगा, केंद्र, पूरी बॉडी का केंद्र। अगर ये एककोष्ठ का है तो इसकी बॉडी का केंद्र कौन हुआ बेटा, ये यहां भी कण होगा, ओके, कोनों पर तो होंगे ही, कोनों पर तो होंगे ही बेटा, इसके अलावा एक कण बॉडी के सेंटर में भी होगा। ये बन गई हमारी कौन सी, अंतहा केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड बेटा इसको कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड, बीसी, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। इसके अलावा यहां फलक केंद्रित में कहां होगा, कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में। फलक कितने होते हैं बेटा, चलिए गिनवाता हूं मैं आपको। जैसे मान के चलो अगर ये एककोष्ठ का है तो ऊपर का फलक, नीचे का फलक, आगे का फलक, पीछे का फलक, दाएं का बाएं का फलक क्या होते हैं, दो अक्षों को मिलाने पर क्या बनता है बेटा, फलक। जैसे आप जिस हॉल में पढ़ रहे हैं, जिस रूम में पढ़ रहे हैं, एक दीवार, दूसरी दीवार, नीचे का फर्श, छत, पीछे की दीवार, आगे की दीवार, हो गई कि नहीं, छह, ये फलक होंगे बेटा, ठीक है ना। तो फलकों के केंद्र में भी होगा। अब फलक अगर छह हुए तो छह फलकों के केंद्र में भी अवयवी कण होगा। तो इस तरह से अगर मैं तीसरे प्रकार की एककोष्ठिका को बनाता हूं तो तीसरे प्रकार की एककोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में भी, अब प्रत्येक फलक के केंद्र मतलब ऊपर का फलक का केंद्र, नीचे के फलक का केंद्र, दाएं का फलक केंद्र, बाएं का फलक केंद्र। अब कौन से बच्चे, आगे वाला और पीछे वाला। बेटा ये तो कैसे बनेगा आगे पीछे, तो ये थोड़ा इमेजिन करो, ये वाला आगे का फलक हो गया और ये वाला पीछे का फलक हो गया। ये एक फलक पर नहीं है बेटा, दो फलक है, एक आगे के फलक पर और एक पीछे के फलक पर। तो इस तरह से अवयवी कण इसके अंदर फेस सेंटर्ड, फलक वाले में, फलक केंद्रित में अवयवी कण कहां पर होंगे, फेस सेंटर्ड में अवयवी कण होंगे बेटा कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में। अब बच्ची अंत्य केंद्रित एककोष्ठ का, अंत्य केंद्रित एककोष्ठ का, अंत्य केंद्रित एककोष्ठ का में अवयवी कण कहां पर होंगे बेटा, कोनों पर तो होंगे ही होंगे, कोनों पर तो होंगे ही बेटा, कोनों पर तो होंगे ही, कोनों पर तो होंगे ही, बल्कि दो विपरीत फलक के केंद्र में होंगे, केवल दो विपरीत फलक। अब दो विपरीत फलक कौन से, ऊपर वाला नीचे वाला ले लो, या दाएं वाला बाएं वाला ले लो, या आगे वाला या पीछे वाला ले लो, जैसे ये ले लिया। ऊपर वाले फलक के केंद्र में, नीचे वाले फलक के केंद्र में, ये कौन सी होगी बेटा, अंत्य केंद्रित एककोष्ठ का, एंड सेंटर्ड कहेंगे बेटा इसको, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, क्या देखा आप लोगों ने, एककोष्ठिका को चार प्रकार से बांटा गया है, टोटल चार बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। कौन कौन सी, सरल, अंत केंद्रित, फलक केंद्रित, अंत केंद्रित, ठीक है। सरल में अवयवी कण कहां पर होंगे, कोनों पर, ध्यान रखिएगा, कोनों पर, आठों कोनों पर, ठीक है। केंद्रित में कहां होंगे, कोनों के अलावा अन्य स्थितियों पर भी होंगे, जैसे बॉडी के सेंटर्ड में, प्रत्येक फलक के केंद्र में। फलक कितने होते हैं, छह, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। और अंत्य केंद्रित में कहां पर होंगे बेटा, कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों पर होंगे। तो टोटल अब बात ये आती है यहां से कि ये चारों प्रकार की एककोष्ठिका समुदाय कितने थे बेटा, 7, जिनके नाम लिखे गए। इन 7 समुदायों में कौन कौन सी एककोष्ठिकाएं होती हैं, बात समझ में आई। कौन कौन सी एककोष्ठिका होने का मतलब हो गया बेटा कि क्या, तो एक बात अपने दिमाग में रखो, 7 समुदाय में ये वाली जरूर होगी, कौन सी, सरल वाली। सरल का मतलब है कोने पर होते हैं, ये जरूर होगी। सिंपल यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों पर होते, ये जरूर होगी।
तो बाकी वाली क्या सब में होंगी या नहीं होंगी? इसका मतलब क्या निकला, वो कैसे अपन बताएंगे? तो एक वैज्ञानिक हुए बेटा जिनका नाम था ब्रेवेज। क्या नाम था? ब्रेवेज। इस वैज्ञानिक ने क्या किया, ये चारों प्रकार की एकक कोष्ठकाओं वाले त्रिविम जालक, ये चार प्रकार की, एक मैंने साफ कर दी सरल वाली जो तो आपको मालूम है कौनों पर होंगे, ये बाकी ये चारों प्रकार की एकक कोष्ठकाओं में से किस समुदाय में कितनी होती है और ओवरऑल पूरे सातों समुदायों में उनको गिना जाए। नहीं समझ में आई बात? सातों समुदायों में उपस्थित एकक कोष्ठकाओं की कुल संख्या को, एकक कोष्ठकाओं वाले त्रिविम जालकों की कुल संख्या को उन्होंने कितना देखा? 14 देखा। इसको बोलते हैं क्या? ब्रेवेज जालक। क्या होता है ब्रेवेज जालक? सभी सातों क्रिस्टल समुदायों में कुल 14 प्रकार की एकक कोष्ठकाओं वाले त्रिविम जालक पाए जाते हैं। 14 प्रकार की। 14 का मतलब आप कहोगे, आप तो कह रहे सर 4 है। ये 4 तो हैं बेटा, लेकिन चारों में से इन समुदायों में कौन कौन सी हैं, इनको टोटल जोड़ा जाए तो टोटल कितने बैठे बेटा? 14। तो 14 प्रकार की एकक कोष्ठकाओं वाले त्रिविम जालक पाए जाते हैं। इन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या नाम देते हैं अपन? ब्रेवेज जालक नाम देते हैं। ठीक है, ब्रेवेज जालक का मतलब हो गया कुल 14 प्रकार की त्रिविम जालक व्यवस्थाएं जो इन सातों समुदाय में पाई जाती है। अब किसमें कौन कौन सी पाई जाती है? 14 कौन कौन सी होंगी? तो आप देखिए, एक सिंपल सी बात समझ लें, 3 2 4 1 1 2 1 324 11 21 324 11 21 324 11 21 फटाफट याद कर लो। 324 11 21 हो गया। अब इसका मतलब क्या निकला? इस समुदाय में बेटा इन 4 एकक कोष्ठकाओं में से 3 एकक कोष्ठकाएं इस वाले समुदाय में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सिंपल को बेटा मैंने एस से प्रदर्शित करूंगा, बॉडी वाले को मैं बी से प्रदर्शित करूंगा और फलक वाले को मैं एफ से प्रदर्शित करूंगा। फेस सेंटर्ड, सिंपल वाली, बॉडी सेंटर्ड वाली, फेस सेंटर्ड वाली। ओके, वो वाली नहीं पाई जाती है। इसमें 2 हैं। कौन कौन सी होंगी बेटा? सिंपल और बॉडी। बॉडी समझ में आ गया। विषम लंबाच में चारों, यही एक ऐसा है बेटा जिसमें चारों वाली एकक कोष्ठकाएं पाई जा रही है। मतलब एस बी एफ ई फॉर एंड सेंटर्ड, घन के कोण मतलब कोनों के अलावा 2 विपरीत फलकों पर होंगी। ठीक है। त्रिसमन्ताच में केवल एक कौन सी होगी? हमेशा सिंपल वाली सब में होगी, एक सिंपल वाली होगी, 2। इसमें याद रखना है एस वाली और इसमें ई वाली है, ई वाली बेटा एंड सेंटर्ड वाली। और त्रिनताच में कौन सी आ गई? सिंपल। सिंपल का मतलब क्या निकाला? अवयवी कण केवल कोनों पर अगर स्थित हैं तो वो सिंपल है, सिंपल सब में है। राइट। प्रश्न बना हमारा, क्या बन गया? लो जी, प्रश्न बन गया। वो समुदाय बताइए जिसमें चारों प्रकार की एकक कोष्ठकाओं वाले त्रिविम जालक पाए जाते हैं। तो वो कौन सा समुदाय हो जाएगा बेटा? विषम लंबाच हो जाएगा। विषम लंबाच पढ़ा था कि नहीं हमने? दोबारा याद कराऊं। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, माचिस जैसा उदाहरण, बट अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो ये ब्रेविज जालक क्या हो गया? संपूर्ण क्रिस्टल समुदाय यानी सातों क्रिस्टल समुदायों में कुल 14 प्रकार की टोटल गिन लीजिए बेटा, 14 हो गई। ठीक है ना। 14 प्रकार की त्रिविम जालक की एकक कोष्ठकाएं होती हैं। इन्हीं को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं? ब्रेविज जालक बोलते हैं। से बेटा हम लोगों ने 14 प्रकार के ब्रेविज जालक हमने स्टडी किए। किस समुदाय में कितने प्रकार के त्रिविम जालक पाए जाएंगे? तो टोटल 14 प्रकार के त्रिविम जालकों को, अब त्रिविम जालक का मतलब समझा पहले, इसी चैप्टर में इसी मॉड्यूल में मैंने आपको बताया है कि एकक कोष्ठका का जो असंख्य रूप बनकर आ गया वो क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाएगा। और हर क्रिस्टल में एक ही प्रकार की एकक कोष्ठका हुई तो पूरा एक समुदाय बन गया। ओके। उसकी एकक कोष्ठकाओं की कौन से प्रकार है, इस आधार पर टोटल 14 प्रकार के हमारे ब्रेविज जालक बने। तो बेटा हम लोगों ने आज के इस मॉड्यूल में क्या क्या स्टडी किया? स्टडी ये किया कि फर्स्ट मॉड्यूल में हमारे लिए बात रह गई थी कांच अतिशीतित द्रव क्यों है, ये पढ़ा हम लोगों ने, बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा हम लोगों ने। और इसके अलावा हम लोगों ने स्टडी किया था कि क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या है, और क्या क्या स्टडी किया। त्रिविम जालक के गुण पढ़े थे हम लोगों ने, यानी क्रिस्टल जालक के गुण पढ़े, एकक कोष्ठका की परिभाषा पढ़ी, एकक कोष्ठका के ये प्रकार आप देख रहे हैं। इसके अलावा 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय, टोटल 14 प्रकार के ब्रेविज जालक पर हम लोगों ने स्टडी किया था। अगले मॉड्यूल में, तीसरे मॉड्यूल में मैं आपको क्या बताऊंगा? आपको ये तो मालूम है कि ये तो एक एकक कोष्ठका है,
पूरे कृष्ण समुदाय में बहुत सारी असंख्य एकक कोष्ठकाएं होंगी, तो ये कण केवल इस एकक कोष्ठका को नहीं बना रहा, बल्कि इस कण से इसके बगल वाली, इसके ऊपर वाली, इसके बगल वाली, आगे वाली, पीछे वाली और एकक कोष्ठका में भी इसका योगदान है, यानी पार्टनरशिप है। जब वो पार्टनरशिप है तो एक एकक कोष्ठका के लिए इसका योगदान क्या होगा, अवयवी कण जिस जगह मौजूद है उसका उस एकक कोष्ठका में, अपनी एकक कोष्ठका में कंट्रीब्यूशन, योगदान कितना होगा, ये हम लोग अगले मॉड्यूल नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपको बेटा एक बात याद रखना है कि आप जब अगला मॉड्यूल पढ़ेंगे तो आपको पिछला मॉड्यूल आपको पढ़ना अच्छी तरह से आना चाहिए, अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, आप लोग संडे के लिए उसके लिए डाउट सेशन जो अपन स्टार्ट करेंगे उस पर अपने लिए बात रखिए। इसके अलावा जब भी ये आप किसी से आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों को भी इंट्रोड्यूस कराइए कि फारूकी सर का एजुकेशन इनसाइट्स में ये इस तरह की क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल रही है, अच्छी लग रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो हम लोग भी अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा कल। ओके।